यहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं अपन भारतीय इतिहास को, है ना। एकदम शुरुआत से, स्टार्टिंग से पूरी सीरीज लेकर के आएंगे। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को सामान्यतः 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक से समझ में आता है कि ऐतिहासिक तो है ही, परंतु अत्यंत प्राचीन भी है। और जो काल अत्यंत प्राचीन होने के साथ में ऐतिहासिक है वो प्रागैतिहासिक काल। हाँ, वही युग जिस युग में हमारे पूर्वज आदिमानव कहा करते थे, हम पत्थरों का उपयोग करना ही सीख रहे थे, हमें और बहुत ज्यादा कल्चर का या डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ था। कह सकते हैं कि उस वक्त में मानव की सुविधाएं एकदम सीमित थी। हमें जो भी आवश्यकता थी, अच्छा कई लोग ये लिख देते हैं कि मानव की सब जो आवश्यकताएं थी वो थी ही नहीं। ऐसा भी नहीं है, मानव की आवश्यकताएं तो थी, क्योंकि फूड खाना हमारी आवश्यकता में उस वक्त भी था, परंतु जो भी हमारी आवश्यकताएं थी वो आवश्यकताएं हमारी प्रकृति से ही पूरी हो जाया करती थी। आगे हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बाद में आदि ऐतिहासिक काल, थोड़ा हमारा विकास हुआ, उसके बाद में पूर्ण ऐतिहासिक काल, पूर्ण ऐतिहासिक काल के बाद में प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत सामान्यतः पाषाण संस्कृति को रखा जाता है, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सैंडो सभ्यता, जिसे हम बहुत प्रमुखता से पढ़ेंगे, हड़प्पा सोसाइटी जो हम बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम बहुत गहराई से पढ़ने वाले, क्योंकि इससे बहुत में प्रश्न बनते हैं। वैदिक काल को भी मैं उतने ही अच्छे से पढ़ाऊंगा और मुगल काल को भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग को नीचे में कोई गूगल फॉर्म मिल रहा है तो उसे फिल करें, और ऑनलाइन कोचिंग हेतु हमसे संपर्क करें। चलिए अब आगे बात करते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता को रखा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता समकालीन मानी गई है। इसके बाद में पूर्ण ऐतिहासिक काल का आरंभ मौर्य काल से माना जाता है। प्राचीन भारत को अध्ययन की दृष्टि से निम्न भागों में बांटा गया है। देखिए, पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल। पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल वो काल है ना जिसके बारे में हमें ज्यादा साक्ष्य वगैरह नहीं मिलते, हमको पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है इन्हीं कालों के जो हमें अवशेष मिलते हैं उन सभी चीजों पर। बहुत ज्यादा लिखित दस्तावेज नहीं मिलते, बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते, परंतु अभी इसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, वैदिक संस्कृति की, तो इनके कुछ लिटरेचर्स, कुछ लिखित भी साक्ष्य हमें प्राप्त होने लगते हैं। संगम काल, प्राचीन भारतीय धर्मसाल, और ये आपका आ गया, फिर विदेशी का आक्रमण होगा, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। इसमें जो वैदिक काल है ये बहुत महत्वपूर्ण काल है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ, 4 वेद हैं, बहुत सारे पुराण हैं, 18 पुराणों का जिक्र होता है ना। मत्स्य पुराण में सबसे पहले बताया गया था कि पृथ्वी गोल है। ये सभी बातें भी हम करेंगे, पर फिलहाल आज मैं इस प्रागैतिहासिक काल जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसे पकड़ता हूं और इसी से शुरुआत करते हैं। एक सेकंड रुकेंगे आप लोग, ये अपन प्रागैतिहासिक काल को ही अब अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। और क्या होता है प्रागैतिहासिक काल, पहले चित्रों से समझते हैं। देखिए, ये है हमारा, थोड़ा विकास हो चुका है तब की मैंने एक पिक्चर ली है। ये हमारा नवपाषाण युग का है। प्रागैतिहासिक काल को स्टोन एज इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसे पाषाण युग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मानव के विकास के आधार पर इस कालखंडों को 3 भागों में हमने देखेंगे कि आगे बांटा गया होगा। मानव सभ्यता के विकास के आधार पर, मानव सभ्यता का विकास, मानव सभ्यता का विकास तो हम कई प्रकार से डिराइव कर सकते हैं। मैं वस्त्र पहन रहा हूं, ये भी मानव सभ्यता का विकास है। मैं अमीर होते जा रहा हूं, ये भी मानव का विकास है। मैं स्वस्थ हूं, खुशहाल हूं, ये भी मानव का विकास है। तो हम किस पैमाने से खुशहाली को नाप रहे हैं? भाई अलग अलग पैमाना होता है ना। साधु संत के लिए खुश रहना या ईश्वर प्राप्ति ही विकास है। जब हम गृहस्थी के लिए देखते हैं तो धन कमाना और सुखी रह जाना ही विकास है। किसी व्यापारी के दृष्टि से कहते हैं तो सिर्फ धन ही धन विकास है। हर के लिए अलग अलग पैमाना होता है। इस पाषाण काल, स्टोन एज, है ना, इसे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे महत्वपूर्ण है। इस काल को पाषाण में हम यहां से हमने उपयोग कैसे किया? हमने अग्नि जलाना पत्थरों से सीखा, हमने पशुओं को मारना पत्थरों से सीखा, हमारे पहले औजार भी पत्थर ही बने, धातुओं को तो ज्ञान था नहीं। तो इसलिए पत्थर यानी कि पाषाण के आधार पर ही मानव की जो विकसित अवधारणा थी उसके आधार पर हमने इसको कई भागों में विभाजित किया है। जैसे कि पहले हम पत्थर उठाते थे और मारते थे जानवर को और शिकार कर लेते थे। बाद में हमको मालूम चला कि अगर ये थोड़ी और धारदार हो तो हमने अर्धचंद्राकार पत्थरों का उपयोग शुरू किया। अर्धचंद्राकार के बाद में मालूम चला कि अर्धचंद्राकार पत्थर भी मोटा है, इसे और बारीक कर लेते हैं। तो लघुकृत पाषाण युक्त औजार हमने उपयोग में लाने शुरू किए और इस प्रकार से आगे जाकर के हमने फिर बहुत तरह तरह के औजार बनाने शुरू कर लिए।
आइए इसका पहला पार्ट, पहला चैप्टर को हम अध्ययन करते हैं। पूरा पाषाण काल, यानी कि अंग्रेजी में हम इसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं। प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थरों के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल आधुनिक काल से हम कह सकते हैं कि 20 साल पुराना हो सकता है, और इस दौरान में हमारे मानव सभ्यता का बहुत ही कम विकास हुआ था, बहुत कम। ये देखिए, कुछ औजार भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। देखिए उस वक्त के ये सब औजार हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये औजार, ये पत्थरों के कुछ इस तरह के भी हमें औजार दिखा करते थे उस वक्त, और इन्हीं से हम मारा करते। ये चंद्राकार औजार देखिए, है ना, लघुकृत चंद्राकार औजार। ये कुछ रखने के लिए बना है। ये लग रहा है कि नियोलिथिक एज का है, थोड़ा नया नया लग रहा है। ये सब पुराने औजार हैं हमारे। चलिए इस काल के बारे में मध्य युग का आरंभ हुआ जब मानव ने खेती करने का शुरुआत कर दिया। इसी युग में हमने खेती करनी भी शुरू कर दी थी, पर बहुत बाद में। पाषाण युग में ही हमने खेती करनी प्रारंभ कर दी थी, पर बहुत अंत में। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष आंध्र प्रदेश के, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसके अवशेष कहां से मिलते हैं ये मालूम चलता है, पूछा जाएगा। तो पूरा पाषाण काल के अवशेष आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से, कर्नाटक के हुसंगी से, ओडिशा के कुलियाना से, राजस्थान के डिडवाना के से, और श्रृंगारी तालाब के निकट, और मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में भी मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में इसलिए क्योंकि वहीं आसपास से महानदी गुजरती है, और समझ लीजिएगा कि जहां जहां नदियां गुजरेंगी वहां वहां मानव के लिए रहने के लिए सर्वोत्तम स्थान हमें पाया जाता है। चलिए इसको देख लेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कर्नाटक के हुसंगी, ओडिशा के कुलियाना, राजस्थान के डिडवाना के श्रृंगारी तालाब के निकट है, जो मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ रायगढ़ के निकट सिंघनपुर से प्राप्त होते हैं। ये 5 जगह के नाम बेटा एकदम कॉपी में लिख लो, है ना। कुर्नूल लिख लो, हुसंगी लिख लो, है ना, कुलियाना लिख लो, डिडवाने के लिख लो, और भीमबेटका लिख लो, और आप सिंघनपुर लिख लो। जब हम इन्हें याद कर लेते हैं तो इन अवशेषों की संख्या मध्य पाषाण काल से प्राप्त अवशेषों से बहुत कम है। अब देखिए, जितना प्राचीन होगा उतनी कम अवशेष मिलेंगे, क्योंकि वो तो बहुत समय बीत चुका है ना, चीजें नष्ट हो चुकी हैं, फिर भी मिल रही है। ये बहुत दया की बात है। जितनी मिलेगी, जितनी शोध होंगी उतनी और मिलती जाएगी। आगे की क्लास के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट बन रही है। इसके बाद में मैं बहुत डिटेल और बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में बेहतरीन वीडियो लेके आने वाला। हो नहीं सकता कि आपको पाषाण युग समझ में ना आए। तो देखिए, एक हो गया हमारा पूरा पाषाण काल, जब हमने पत्थरों का सीधा उपयोग शुरू किया। एक हो गया जब हमने पत्थरों के आकार आकृति को थोड़ा बनाना सीख लिया, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के बाद में, ये तो पूरा पाषाण काल के हमारे क्षेत्र थे, है ना। अब आगे बात करते हैं। देखिए 3 आधार पर बांटा गया है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल। अब इसको याद रखेंगे आप लोग कि पैलियोलिथिक एज को या पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 3 भागों में। किसके आधार पर विभक्त किया गया, तो मानव सभ्यता के विकास के आधार पर आपको विभक्त किया गया। कैसा विकास, तो पाषाण में हमने जैसा उपयोग करना सीखा उस आधार पर हमने विभक्त किया गया। इसके बाद में जो हमारा अंतिम पैराग्राफ है, ये भी हम पढ़ लेते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल वह पाषाण काल है जो लंबा समय था, उसके सबसे ज्यादा जो हमारा पाषाण काल बीता है वो निम्न बीता है। नियोलिथिक एज में तो हमने खेती करना सीख लिया था, हमने घर बना करके रहना सीख लिया था, आग जलाना सीख लिया था, तो बहुत कुछ हमें आ गया था। हम गाय बैल पालना सीख लिए थे, यानी कि अच्छे खासे हम विकसित हो चुके थे नियोलिथिक एज में, नियोपैलियोलिथिक एज में। यानी कि सबसे ज्यादा जो ड्यूरेशन है हमारा वो सबसे प्राचीनतम वाला ही रहा। तो याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।